नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं भारतीय दर्शन के जनक, शासन कला तथा कूटनीति के महान प्रतिपादक आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य से। विषय से संबंधित पिछले वीडियो में कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा के कर्तव्य एवं राजा की सत्ता पर कौन कौन से नियंत्रण हो सकते हैं पर चर्चा की गई। आज इस वीडियो में कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, दंड व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और कर व्यवस्था के संबंध में विचारों पर जानकारी साझा की जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था। राजा द्वारा मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था के व्यवहारिक संचालन के संबंध में भी कौटिल्य ने स्पष्ट और निश्चित विचार व्यक्त किए हैं। उनके ये विचार उनकी व्यवहारिक प्रशासन संबंधी सूझबूझ के परिचायक हैं। कौटिल्य का राज्य बहुत कुछ सीमा तक एक कल्याणकारी राज्य है और उसमें प्रशासनिक व्यवस्था का विशद विवेचन किया है। उनके अनुसार संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, वन, शिल्पकला आदि विभिन्न विभागों में विभक्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होना चाहिए। राज्य के प्रमुख मंत्रियों, अमात्यों, विभागाध्यक्षों एवं अधिकारी वर्गों की कौटिल्य अष्टादश अर्थात तीर्थों की संज्ञा देते हैं। ये तीर्थ मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारारिक, अंतर्वेशिक, समाहर्ती, सन्निधार्थी, प्रवेष्टि, नायक, पीर, व्यवहारिक, कार्यांतिक, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, दंडपाल जो सेना विभाग का अधिकारी है तथा दुर्गपाल होते हैं। कौटिल्य ने अनेक प्रशासनिक विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख करते हुए उनके कर्तव्यों की विशद विवेचना भी की है। कौटिल्य के अनुसार प्रशासनिक कार्य अत्यंत योग्य अधिकारियों द्वारा किए जाने चाहिए और राजा द्वारा इन अधिकारियों के कार्यों तथा चरित्र पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। इस बात का अध्ययन रखना जरूरी है कि इन अधिकारियों में न तो बहुत अधिक संगठन हो और न ही संघर्ष, वरन इन अधिकारियों में सामान्य संबंध होने जरूरी हैं। यदि उनमें संगठन हो जाता है तो वे राजा के विरुद्ध विद्रोह की चेष्टा कर सकते हैं और यदि उनमें संघर्ष रहता है तो वे प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन असंभव कर देंगे। कौटिल्य ने यह व्यवस्था दी है कि राज्य के उच्च स्तरीय अधिकारी वर्ग को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों तथा आचरण पर पूर्ण निगरानी रखनी चाहिए, जिससे वे भ्रष्ट तरीके अपनाकर अपने पद तथा अधिकारों का दुरुपयोग न कर सकें और राज्य की आय तथा प्रजा के कल्याण को आघात पहुंचाकर स्वयं अपनी स्वार्थ सिद्धि में ना लगे सकें। इन कर्मचारियों पर केवल उच्च स्तरीय अधिकारी वर्ग का ही नियंत्रण नहीं है, वरन उनके कार्यों तथा आचरण का निरंतर परीक्षण करने के लिए कौटिल्य ने व्यापक गुप्तचर व्यवस्था का भी विधान प्रस्तुत किया है। गुप्तचर व्यवस्था। कौटिल्य ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तचर व्यवस्था को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। गुप्तचरों के माध्यम से राजा के द्वारा तीर्थों सहित समस्त राज कर्मचारियों के आचरण तथा कार्यकलापों का सही ज्ञान रखा जाना चाहिए। उसे यह जानते रहना चाहिए कि सामान्य प्रजाजन और सरकारी कर्मचारी उनके प्रति क्या भाव रखते हैं। गुप्तचरों की सहायता से शासन के उच्च अधिकारियों और कार्यों पर तो विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हीं पर तो राज्य की सुरक्षा तथा समृद्धि निर्भर करती है। कौटिल्य ने इन गुप्तचरों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया है, यथा काप्टिक, उदास्थित, गृहपातक, तापस, वैदेहिक, मंत्री, तीक्ष्ण, रसद तथा भिजुकी। उनके अनुसार चरों में पुरुष तथा महिला दोनों हो सकते हैं। इनको साधु, भिक्षुक, ज्योतिष और अन्य नाना प्रकार के वेशों में विचरण करना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर राजा के प्रति भावों को लेकर बनावटी झगड़े भी करने चाहिए।
कौटिल्य ने चर व्यवस्था के समस्त कार्य संचालन में गोपनीयता बरतने का विशेष सुझाव दिया है। इस उद्देश्य से उसने चर विभागों के कार्यों के निमित्त सांकेतिक लिपि तथा भाषा के प्रयोग की महत्ता भी बताई है। इस उद्देश्य से जिसे विभागीय व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई न समझ सके, झूठे या गलत समाचार वाले चरों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। कौटिल्य के द्वारा जिस प्रकार के व्यापक प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की गई है और उसे कार्यकुशल बनाने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, उससे व्यवहारिक प्रशासक के रूप में उसके ज्ञान और उनकी दूरदर्शिता नितांत स्पष्ट हो जाती है। न्यायिक व्यवस्था तथा कानून। कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है और उसका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख करता है, धर्मस्थलीय तथा कंटक शोधन, जिन्हें वर्तमान समय के दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों का लगभग पर्यायवाची कहा जा सकता है। धर्मस्थलीय का अभिप्राय नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने से है। इस श्रेणी के विवादों को कौटिल्य ने व्यवहार की संज्ञा दी है और इसके अंतर्गत संपत्ति, संविदा, उत्तराधिकारी विवाह, गांवों का बंदोबस्त, ऋण, धरोहर, मजदूरी और साझेदारी आदि वर्तमान समय के दीवानी विवाद और मारपीट, डाका, जुआ आदि वर्तमान समय के फौजदारी विवाद आते हैं। दूसरे प्रकार के न्यायालयों को कौटिल्य ने कंटक शोधन का नाम दिया है, अर्थात वे न्यायालय जिनका उद्देश्य राजा अथवा राज्य से कंटकों अर्थात शत्रुओं को दूर करना है। इनका कार्य राजा अथवा राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले सभी अपराधों पर विचार करना है। कंटक शोधन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रमुख रूप से कुछ विवाद रखे गए हैं। प्रजा के दिन प्रतिदिन के संपर्क में आने वाले धोबी, जुलाहे, रंगरेज, सुनार, वेद, नट नर्तक आदि द्वारा किए गए प्रजा के शोषण तथा धन हरण से संबंधित विवाद, दुष्टजनों द्वारा किए गए प्रजा पीड़न के कार्य, राज कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले प्रजा पीड़न के कार्य। कौटिल्य ने इन सभी अपराधों को कंटक की श्रेणी में रखा है और यह व्यवस्था दी है कि ऐसे अपराधियों का पता लगाने के लिए राजा के द्वारा गुप्तचरों और पुलिस की व्यवस्था की जानी चाहिए। न्यायालयों द्वारा इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने न्यायिक संगठन का भी विधिवत विवेचन किया है और उनके द्वारा वर्णित न्यायिक संगठन प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का सूचक है। 10 ग्रामों के समूह के लिए संग्रहण, 400 ग्रामों के बीच द्रोणमुख, 800 ग्रामों के बीच स्थानीय एवं समूचे जनपद के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ग्रामों के लिए पंचायती न्यायालयों का सुझाव दिया गया है, जिनमें वृद्ध ग्रामीण और सामंत मिलकर ग्रामीणों के बीच विवाद जो छोटे छोटे उत्पन्न होते हैं उनका निर्णय कर सकते हैं। उसने व्यवहार विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की सलाह दी है और प्रशासनिक कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में विभागीय प्रशासनिक न्यायालयों द्वारा दिए जाने का सुझाव दिया है। राजा कौटिल्य के समस्त न्यायिक संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी है और वही विभिन्न स्तरों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौटिल्य एक ही न्यायाधीश वाले न्यायाधीशों को उचित नहीं मानता, क्योंकि उसके न्यायाधीशों के द्वारा मनमानी की जा सकती है। उनके विचार से उच्चतर न्यायालयों में 3 धर्मस्थ तथा 3 अमात्य होने चाहिए, जो एक साथ बैठकर विवादों को सुने और निर्णय दें।
बच्चों, न्यायिक प्रक्रिया में उनके द्वारा वादी तथा प्रतिवादी के वक्तव्य, साक्षी और गुप्तचर व्यवस्था को अपनाने का सुझाव भी कौटिल्य देते हैं। उनका कथन है कि वादी तथा प्रतिवादी के वक्तव्य लिखे जाने चाहिए। तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिखित प्रमाणों को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए और उनके अभाव में साक्षी को प्रमाणिक माना जाना चाहिए। साक्षी एक से अधिक होने चाहिए और तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने में न्यायाधीशों द्वारा गुप्तचर का भी उपयोग जरूरी है। कौटिल्य ने न्यायाधीशों के द्वारा अधिकाधिक निष्पक्षता अपनाए जाने पर बल दिया है और कहा है कि न्यायाधीशों द्वारा वादी या प्रतिवादी को सहायता पहुंचाकर न्यायिक कार्रवाई को गलत दिशा देने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इनके साथ ही उनका विचार है कि न्याय प्रदान करने में अवस्था, लिंग तथा वर्णगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कौटिल्य ने न्यायाधीश के आचरण की निगरानी पर भी बल दिया है और यह कार्य गुप्तचर विभाग को सौंपा है। कौटिल्य का विचार है, जो न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध आचरण करे उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। कानून के संबंध में भी कौटिल्य ने निश्चित धारणाएं व्यक्त की हैं। कौटिल्य के मतानुसार राज्य के कानून के 4 मूल स्रोत धर्म अथवा धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रजा और न्याय है। दंड व्यवस्था। कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के साथ साथ दंड व्यवस्था का भी विवेचन किया है। दंड के संबंध में कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया है कि जनता को सही मार्ग पर लाने के लिए राजा द्वारा दिया गया दंड न तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो, न ही कम। राजा को सोच समझकर उचित दंड की ही व्यवस्था करनी चाहिए। कौटिल्य का विचार है कि दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए तथा दंड वर्ण, लिंग तथा अवस्था एवं अपराध की परिस्थितियों का समुचित ज्ञान करके दिया जाना चाहिए। उसने अपराधियों के लिए 3 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की है: शारीरिक दंड, आर्थिक दंड तथा कारागार। उन्होंने कारागारों की समुचित व्यवस्था पर भी बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार दंड व्यवस्था करने में कौटिल्य आदर्शवादी की अपेक्षा व्यवहारिक ही अधिक प्रतीत होते दिखते हैं। अर्थव्यवस्था संबंधी विचार। एक यथार्थवादी राजशास्त्री होने के नाते कौटिल्य की राजनीतिक विचारधारा में अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। कौटिल्य का विचार है कि जब तक राज्य पर्याप्त समृद्धशाली नहीं होता तब तक उसके द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। कौटिल्य ने कोष को राज्य का एक प्रमुख तत्व माना है, किंतु साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि कोष वृद्धि के साधनों को अपनाते हुए राजा मनमाने ढंग से जनता का शोषण ना करे। कर व्यवस्था। कौटिल्य के अनुसार आय प्राप्ति का प्रमुख साधन कर व्यवस्था है। कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि राज्य में व्यापार और उद्योग को अधिकाधिक फल और फूलने का अवसर मिले। कर लगाने में संबंधित पक्ष की आय तथा कर देने की क्षमता को दृष्टि में रखा जाना चाहिए। उद्योग के शैशव काल में ही उस पर अधिक कर नहीं लगा जाना चाहिए, अन्यथा वह उद्योग विकसित नहीं हो सकेगा। राज्य की जनता के लिए नितांत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन या आयात पर बहुत ही कम लेकिन आवश्यक तथा सुख ऐश्वर्य के लिए आयातित वस्तुओं पर अधिकाधिक कर लगाए जाने चाहिए। धार्मिक संस्कारों से संबंधित पदार्थों पर उत्पादन तथा आयात पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। कौटिल्य ने राजकीय करों की वसूली नियमित ढंग से करने और राजकीय आय व्यय का लेखा जोखा नियमित ढंग से रखने पर बल दिया है। कौटिल्य ने वित्तीय लेखे की व्यवस्था का भी विवेचन किया है। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित वित्तीय व्यवस्था भी उतनी ही यथार्थवादी है जितनी कि प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि कह सकते हैं हम कि कौटिल्य एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी विचारक हुए।
उन्होंने जो भी सिद्धांत बनाए उनका प्रयोग उन्होंने करके देखा। उनका अर्थशास्त्र राजनीतिक विचारों का सार है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज शक्ति के सिद्धांत उच्च कोटि के तथा मौलिक हैं। सालेटोर के अनुसार प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। आज अध्ययन का विषय यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।